हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज देखना है इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट देखना है। तो हमने लास्ट वीडियो में पहला देखा था बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी में क्या होता है, बिजनेस फर्म, बिजनेस यूनिट और ओनर अलग अलग रहते हैं। दूसरा देखा था मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है इसका मेजरमेंट, ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। तीसरा देखा था कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट देखा था। उसके बाद कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट देखा था। और लास्ट में कंजर्वेटिज्म देखा था। इसके बाद आज देखना है हमें गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या है? गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न मीन्स हम अज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है कंटिन्यू चलने वाला है। हमारा बिजनेस कैसा चलने वाला है? कंटिन्यू चलने वाला है, बहुत दिन चलने वाला है, बीच में बंद पड़ने वाला नहीं है, ऐसा अज्यूम नहीं करते। तो ये बिजनेस कैरी ऑन होने वाला है, कंटिन्यू चलने वाला है लॉन्ग टर्म तक, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। इट इज़ द बेसिक अजम्पशंस। क्या अजम्पशंस है? इट इज़ द बेसिक अजम्पशंस दैट बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस फॉर फ्यूचर। हमारा बिजनेस जो है, हम अज्यूम क्या करते हैं, हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, ये कंटिन्यू बिजनेस चलने वाला है एंड ये बिजनेस का ऑपरेशन जो है फ्यूचर में कंटिन्यू चलने वाला है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इन्फ्लुएंसेस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जो वैल्यूएशन किया है, ये वैल्यूएशन कंटिन्यू आगे जैसा है वैसा रहेगा। डिप्रिसिएशन का जो मेथड है, जो पहले अडॉप्ट किया है, वही मेथड कंटिन्यू चलती रहेंगी। ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड एंड अनअर्नड रेवेन्यू, ये जो है इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है ये कंटिन्यू चालू रहेगा। ये हमारे बिजनेस में क्या किया जाता है, अज्यूम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एसेट्स आर जनरली वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। एसेट जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट पर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन शॉर्ट पीरियड इज नॉट टेकन कंसिडर। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इन द शॉर्ट पीरियड इज इग्नोर्ड। ये शॉर्ट पीरियड में एसेट का वैल्यू कम ज़्यादा होता है तो उसे इग्नोर करते हैं। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो कॉस्ट कंसीडर करते हैं। मीन्स गोइंग कंसर्न में हमारा बिजनेस चालू जो रहता है ये कंटिन्यू चलने वाला है, ये अज्यूम करके हम क्या करते हैं, हमारा बिजनेस का जैसा अकाउंटिंग चल रहा है वैसा कंटिन्यू चलने वाला है, ये हम अज्यूम करते हैं। इसके बाद 7 नंबर का पॉइंट दिया है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्या है? रियलाइजेशन मीन्स कैश में कन्वर्ट करना, कैश में कन्वर्ट करना है, रियलाइज करना है। क्या रियलाइज करना है? इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन। इनकम कब रिकॉर्ड किया जाता है? यह अज्यूम किया जाता है इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। जब वो रियलाइज हो जाएगा तब हमारा इनकम क्या होता है, रिकॉर्ड किया जाएगा। आइदर इट इज रिसीव्ड और अर्नड, आइदर इट इज रिसीव्ड और अर्नड। revenues are recorded only when sale are affected or the services are rendered। सेल का अफेक्ट कब होता है, रिवेन्यू हमारा कब होता है? जब रिवेन्यू होता है तभी रिकॉर्ड किया जाएगा। सेल जब होता है, ये सेल का पैसा जब हमें मिलेगा तब हम सेल कंसीडर करते हैं। सर्विसेज रेंडर, सर्विसेज दे कब कंसीडर करते हैं? जब ये सर्विसेज ड्यू होती है, सर्विसेज का पेमेंट ड्यू होता है, उस समय हम कंसीडर करते हैं। सेल्स रेवेन्यूज आर कंसीडर्ड as recognized when sales are affected during the accounting period irrespective of the fact whether cash is received or not। कैश मिलो या न मिलो, कैश मिला या नहीं मिला,
या करंट ईयर में सेल हो गया, हम सेल अज्यूम करते हैं। करंट ईयर का इनकम है, इनकम ड्यू होना चाहिए, इनकम ड्यू हो गया तो हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। नीचे एग्जाम्पल दिया है, अ कंपनी गेट्स एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स 1 लाख। कंपनी गेट्स एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स रुपीज़ 1 लाख। 1 लाख का ऑर्डर कंपनी को मिला है मई 2017 में। कंपनी को ऑर्डर मिला है, सेल का ऑर्डर मिला है मई 2017 में। गुड्स ऑफ ओनली 60,000 आर सोल्ड एंड डिलीवर्ड इन जून 2017। ऑर्डर मिला है 1 लाख का मई 2017 में। एक्चुअल गुड्स 60,000 के डिलीवर और सोल्ड किए हैं जून 2017 में। एंड इसके बदले में कैश जो हमें मिला है 60,000, ये सितंबर 2017 में मिला है। तो रियलाइजेशन के प्रिंसिपल से हमारा ये सेल जून में होता है। ये सेल कब होता है, जून में होता है। तो ये रियलाइजेशन का कंसेप्ट हम यहाँ कंसीडर करते हैं, अज्यूम करते हैं। इसके बाद दिया है एक्रूअल। एक्रूअल क्या है? एक्रूअल, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट एक्रूज अर्नड। इनकम हम रिकॉर्ड कब करते हैं? अर्न किया तो, कमाया तो। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट एक्रूज अर्नड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे एक्रू बिकम पेएबल। जब हमारा खर्चा होता है तब हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। और जब हम इनकम कमाते हैं, इनकम अर्न होता है, तो उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है। एक्रूअल के रूल्स अनुसार इनकम कब रिकॉर्ड किया जाता है? इनकम जब अर्न किया जाता है, कमाया जाता है, तब उसी का रिकॉर्डिंग किया जाता है। एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कब किए जाते हैं? एक्सपेंसेस जब पेबल होते हैं उसी टाइम उसका रिकॉर्डिंग ये एक्रूअल बेसिस पर किया जाता है। ऑल एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यूज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर टू बी कंसिडर्ड irrespective of the fact the revenues are received in cash or not, or expenses are paid in cash or not। एक्सपेंसेस और रिवेन्यू के बारे में, अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंसेस है, अकाउंटिंग पीरियड में रिवेन्यूज है, तो इसका रिकॉर्डिंग ये बिजनेस के बुक्स में किया जाता है। रिवेन्यूज रिसीव्ड हो गया या नहीं हो गया तो भी इसका रिकॉर्डिंग करते हैं। ये अर्न होना चाहिए, ये कमाया होना चाहिए। ये कमाया है तो ये कैश मिला है क्या नहीं मिला है, कुछ लेना देना नहीं है, इसका रिकॉर्डिंग बुक्स में किया जाता है। एक्सपेंसेस का भी सेम, एक्सपेंसेस पेबल होना चाहिए। ये पेड किया है या नहीं किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश और नॉट। एक्सपेंसेस कैश पेड किया हो या नहीं किया हो, एक्सपेंसेस पेबल होना चाहिए। और जो हमारा रिवेन्यू है ये रिवेन्यू क्या होना चाहिए? अर्नड होना चाहिए, कमाया होना चाहिए। ये मिला है क्या नहीं मिला वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिया है, क्या एग्जाम्पल दिया है देखो, अ कंपनी इन्वेस्टेड ₹1 लाख। कंपनी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया विथ अ बैंक में इन्वेस्ट किया फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, ऑन 1 अक्टूबर 2015। 1 अक्टूबर 2015 को कंपनी ने 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, तो 1 साल पूरा कब हो जाएगा? 30 सितंबर 2016 को हो जाएगा। तो अ कंपनी इन्वेस्टेड ₹1 लाख विथ अ बैंक फॉर 1 ईयर ऑन 1 अक्टूबर 2015। बैंक हैज़ टू पे इंटरेस्ट at 10% per annum on its maturity 30 सितंबर 2016। तो ये जो इन्वेस्टमेंट किया है इसका 1 साल पूरा होता है 30 सितंबर 2016 को। तो 30 सितंबर 2016 के लिए ये इंटरेस्ट क्या हो गया? रिसीवेबल हो गया। मीन्स ये 2000 कौन से ईयर में होता है देखो, 2016-17 ये ईयर में ये जो हमारा इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट क्या हो गया? रिवेन्यू हो गया, इनकम हो गया। इसके बाद दिया है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है? कौन से ही बिजनेस ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट कितना होना चाहिए? 2।
जो मोनेटरी ट्रांजैक्शन है, मोनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग करते समय क्या होता है, इसके दो जगह पर इफेक्ट होना चाहिए, दो अकाउंट के ऊपर इसका इफेक्ट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट के अनुसार क्या होता है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज़ टू एस्पेक्ट। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को एस्पेक्ट कितने रहते हैं, दो। इफेक्ट कितने रहते हैं, दो। अकाउंट्स कितने आते हैं, दो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अक्षय स्टार्ट अ बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। अक्षय ने बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख रुपए बिजनेस में लेके आया। अक्षय स्टार्ट अ बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख ऑन वन हैंड, और दूसरा द बिजनेस गेट्स कैश ऑफ ₹5 लाख। दो एस्पेक्ट क्या हो गया, अक्षय ने बिजनेस में कैश कितनी लाई, 5 लाख, पहला एस्पेक्ट हो गया। कैपिटल लाया अक्षय ने बिजनेस में, बिजनेस चालू करने के लिए, यह पहला एस्पेक्ट हो गया। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, बिजनेस को कैश मिला है 5 लाख, ये दूसरा एक्सेप्ट हो गया। तो एस्पेक्ट ये दो होते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड a liability arises, that is the business has to pay Akshay a sum of ₹5 लाख। और दूसरा क्या होता है, बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज होती है। बिजनेस का क्या होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होता है। कितना लायबिलिटी इंक्रीज होता है बिजनेस का, जितना पैसा बिजनेस में लाया उतना लायबिलिटीज इंक्रीज होती है। तो देखो, एक तो बिजनेस को पैसा मिला, अक्षय ने बिजनेस में पैसा लाया, बिजनेस को पैसा मिला, यह पहला एस्पेक्ट हो गया। और दूसरा, ये फ्यूचर में बिजनेस को अक्षय को देना है, इसीलिए यह लायबिलिटीज़ होती है। यह दूसरा एक्सेप्ट क्या हो गया, यह बिजनेस की लायबिलिटीज़ है। दिस इज द कंसेप्ट विच रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट। मीन्स इसका क्या बोलना है, एक इफेक्ट डेबिट पर होता है, एक क्रेडिट पर होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट होता है डेबिट साइड पर, दूसरा इफेक्ट होता है क्रेडिट साइड पर, लेकिन इक्वल अमाउंट से। दिस इज द बेसिस ऑफ द एंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये सिस्टम कैसी है, दिस इज द बेसिस ऑफ द एंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग के सिस्टम के अनुसार ये ड्यूअल इफेक्ट है, ड्यूअल एस्पेक्ट है। फ्रॉम दिस कंसेप्ट द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन अराइजेस, दैट इज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। तो देखो, ये कंसेप्ट तैयार होती है। तो यहाँ from this concept the basic accounting equation arises, that is capital plus liabilities is equal to assets। तो यहाँ इक्वेशन तैयार होता है, कैपिटल प्लस लिएबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ये इक्वेशन तैयार होता है। इसके बाद 10 नंबर का पॉइंट हमें देखना है। 10 नंबर है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर, करेक्ट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना। द अकाउंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन। अकाउंट से क्या होना चाहिए, ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए। द अकाउंटिंग रिपोर्ट शुड बी डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन टू द रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड जो पार्टीज है, कंसर्न जो पार्टीज है, या कंसर्न पार्टीज को इन्फॉर्मेशन कैसी मिलनी चाहिए, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कैसे मिलने चाहिए, फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन और करेक्ट इंफॉर्मेशन ये रिलेटेड पर्सन को मिलना चाहिए। इसीलिए अकाउंटिंग में क्या करना चाहिए, मटेरियल इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी है वो मेंशन करना चाहिए, और ये कैसी चाहिए, फुल और फेयर चाहिए। The financial position and performance should be disclosed very honesty to all the users। जो बिजनेस के यूजर्स है, इसको हमारा बिजनेस का पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन एंड जो परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस कैसा डिस्प्ले होना चाहिए, ऑनेस्टली डिस्प्ले होना चाहिए। ऑनेस्टली
वेरीफाई होना चाहिए, ऑनेस्टली रिपोर्ट बनाना चाहिए, जो यूज़र्स को हमें हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस ऑनेस्टली पूरे यूज़र को मिलना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स क्या होती है? फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस फर्म। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स द बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस फर्म। हमारा जो बिजनेस का बैलेंस शीट है उसमें एसेट जो मेंशन किया है, लायबिलिटीज जो मेंशन किया है वो रहती है। एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन्स क्या होता है? बिजनेस का रिजल्ट्स होता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स बैलेंस शीट और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन्स क्या है? हमारे बिजनेस का रिजल्ट्स जो प्रॉफिट और लॉसेस या इनकम एंड एक्सपेंसेस में क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। तो ये हमें जो हमारे यूज़र है उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले करना चाहिए ऑनेस्टली। ऑल द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर शुड बी रिलीवेंट। ये रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो नेसेसरी है वो चाहिए, रिलायबल चाहिए, भरोसेमंद चाहिए, विश्वसनीय चाहिए, कंपेरेबल चाहिए, तुलनात्मक चाहिए, कंपैरिजन करने के लिए इजी होना चाहिए एंड अंडरस्टूड। सामने वाले पार्टीज़ को ये जल्दी समझना चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए बाय ऑल द कंसर्न अथॉरिटीज़। आगे के जो पार्टीज़ है, कंसर्न पार्टी जो है, इसको ये इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए? जल्दी से जल्दी समझना चाहिए। इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन तैयार करते समय ये सब जो रूल्स है ये फॉलो करने की ज़रूरत है। इसके बाद है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या है? मटेरियलिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, ये कन्वेंशन के मटेरियलिटी के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज ऑल मटेरियल्स आइटम्स विच माइट इन्फ्लुएंस एंड डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिसीजन लेने वाले लोगों के लिए जो यूज़फुल मटेरियल है, यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना चाहिए? लेना चाहिए। जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन ये फाइनल डिसीजन लेने के लिए जो नेसेसरी है वही इन्फॉर्मेशन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। Hence, any item which is not significant and it is not relevant to the user need not be disclosed in the financial statement. इंफॉर्मेशन लेते समय रिलीवेंट पर्सन को, जो यूज़र है, यूज़र को जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिया तो चलता है, इसमें नहीं दिखाया तो क्या चलता है? ये इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिया तो चलता है। यूज़र को क्या चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा। यूज़र को जो जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वही इन्फॉर्मेशन हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेने की ज़रूरत है। इसके बाद देखते हैं दिस प्रिंसिपल इज़ बेसिकली एंड एन एग्जम्पशन टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन कैसी होना चाहिए? फुल डिस्क्लोजर होना प्रिंसिपल से योग्य होना चाहिए। द टर्म materiality is subjective in nature. Materiality depends on the amount involved in the transaction, size of business, nature of information, requirement of person making decision etc. तो देखो ये प्रिंसिपल से जो हम अमाउंट्स लेते हैं, ये प्रिंसिपल से जो हम इसमें रिपोर्ट में हम लेते हैं, ये कैसा चाहिए? ये कैसा चाहिए? हमारा बिजनेस का स्वरूप कैसा है, बिजनेस का साइज कैसा है, बिजनेस का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी है, रिक्वायरमेंट कैसी है, मेकिंग डिसीजन के लिए कैसी रिक्वायरमेंट है, ये सब कंसीडर करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं वो कौन सी नेसेसरी है, कौन सी ज़रूरत नहीं है, वो देख के हमें क्या करना पड़ेगा? ये इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। इसके बाद आगे देखना है, नेक्स्ट पॉइंट है मैचिंग कंसेप्ट। 12 नंबर का हमारा पॉइंट है मैचिंग कंसेप्ट। मैच होना चाहिए। क्या मैच होना चाहिए? अकाउंटिंग
अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट के अनुसार, मैचिंग कंसेप्ट के अनुसार क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट revenues during accounting period are matched with expenses incurred during the period to earn the revenue during the period. मैच होना चाहिए, ये एक आइटम दूसरे आइटम से मैच होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रिवेन्यू ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड ड्यूरिंग द ईयर का जो रिवेन्यू है, ये रिवेन्यू किससे मैच होना चाहिए? एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरिंग द पीरियड टू अर्न द रिवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड, इससे मैच होना चाहिए. दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. तो ये कंसेप्ट किसके ऊपर डिपेंड है? एक्रूअल कंसेप्ट के ऊपर और पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के ऊपर ये क्या है? ये कंसेप्ट जो है डिपेंड है. मैचिंग कंसेप्ट, ये एक आइटम दूसरे आइटम के दूसरे आइटम से मैच होना चाहिए. एक ईयर का अकाउंटिंग पीरियड का रिवेन्यू अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंसेस जो है उससे मैच होना चाहिए. ये कंसेप्ट ये मैचिंग कंसेप्ट का है. पीरियोडिसिटी कंसेप्ट फिक्सेस द टाइम फ्रेम फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल स्टेटस. ये मैचिंग कंसेप्ट का यूज़ किस लिए होता है? मेजरिंग परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए और डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, फाइनेंशियल स्टेटस फाइनल करने के लिए, बिजनेस का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए ये मैचिंग कंसेप्ट ये अडॉप्ट की जाती है. ऑल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड आर नॉट कंसिडर्ड. ऑल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर आर नॉट कंसिडर्ड. करंट ईयर में जितना एक्सपेंसेस पेड किया है वो कंसिडर नहीं किए जाते, बट ओनली द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर कंसिडर्ड. करंट ईयर में जितने एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं वो कंसिडर नहीं किए जाते, तो करंट ईयर का जो एक्सपेंसेस है सिर्फ वही एक्सपेंसेस इसमें कंसिडर किए जाते हैं. On the basis of the concept, adjustment are made for outstanding and prepaid. इसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्या करते हैं? कंसिडर किए जाते हैं. तो इसमें क्या किया जाता है? On the basis of the concept, adjustment are made for outstanding and prepaid expenses and accrued and unearned revenues. तो इसमें ये बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट बनाते हैं. एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट तैयार करते हैं. एक्रूड एंड अनअर्नड रिवेन्यू जो है इसका एडजस्टमेंट बनाया जाता है. ऑल्सो ड्यू प्रोविजन आर मेड फॉर द डिप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट तैयार करते हैं. बैड डेटर्स के ऊपर बैड डेट्स के एडजस्टमेंट तैयार करते हैं. रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड में ये एडजस्टमेंट हम क्या करते हैं? ये मैचिंग कंसेप्ट से करते हैं. डेटर्स के ऊपर बैड डेट्स, फिक्स्ड एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन और एक्सपेंसेस प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड एंड अनअर्नड रेवेन्यू जो है इसका भी प्रोविजन तैयार किया जाता है. Thus it matches the revenues earned during the accounting period with the expenses incurred during the period to earn the revenue before the sharing any profit or loss. तो मैचिंग कंसेप्ट इसीलिए करते हैं. मैचिंग कंसेप्ट में क्या होता है? इट मैचेस द रिवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड विथ एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरिंग द पीरियड. तो रिवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड का रिवेन्यू अर्न जो है इससे ड्यूरिंग द पीरियड का एक्सपेंसेस इनकर जो है ये क्या किया जाता है? मैच किया जाता है और बाद में प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ निकाला जाता है. ये हो गया हमारा सम अकाउंटिंग कंसेप्ट, यहाँ क्लोज होता है. तो चलो स्टूडेंट, ओके, बाय बाय. वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. ओके, बाय.